नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। देखिए, सीआरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, साथ ही साथ आगे आने वाले समय में जो है एमटीएस का भी एग्जाम नज़दीक है। तो इन दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो वीडियो की सीरीज चलाई जा रही है, तो इन्हीं के तहत ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत वैसे ही प्रश्न को शामिल किया गया है जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं पे आधारित जो है आपका क्वेश्चन है। और सभी प्रश्नों को मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट दे के बताऊंगा ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न कवर हो पाए, साथ ही साथ साधारण भाषा में समझाने की वजह से आपको अधिक से अधिक प्रश्न याद भी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और जिन स्टूडेंट ने पॉलिटी के मास्टर वीडियो के लिए कमेंट किया है टेलीग्राम पे भी और यहाँ भी, तो मैं आपको बता दूं, एक आध दिन समय दे दीजिए, मैं पॉलिटी के ऊपर भी मास्टर वीडियो ले आऊँगा। वैसे मैं हिस्ट्री का पार्ट 1 मास्टर वीडियो जो है अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हिस्ट्री पार्ट 2 का वीडियो जो है आज आ जाएगा, जो मास्टर वीडियो रहेगा। इसमें 5 टॉपिक को जो है दिल्ली सल्तनत से लेकर आगे तक की बात को कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल ये वीडियो। इसमें जो पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 का फार्मूला ई प्रिक्स कहाँ आयोजित किए गए हैं। देखिए, फार्मूला ई प्रिक्स से आपको जो है सीएचएसएल में क्वेश्चन आ गया था, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन स्थल अभी नहीं पूछा गया है। तो ई प्रिक्स का जो आयोजन हुआ है ये आपका हैदराबाद में हुआ है 2023 के अंदर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बी हो जाएगा। ठीक है, अब आने वाले समय में देखिए, मैं जितना खेल आपको बताया हूँ कि कहाँ कहाँ उनके वेन्यूज हैं, तो उसमें तो क्रिकेट जो है 50-50 वाला ये तो कॉमन हो गया है, ये तो सबको पता है इंडिया में होगा। इसके अलावा मैंने बताया था जो आगामी फीफा होगा 2026 के अंदर, ये मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा। आगामी जो ओलंपिक होगी 2024 के अंदर ग्रीष्मकालीन वाली, ये आपका पेरिस में होगा। आगामी जो आपका कॉमनवेल्थ गेम होगा तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। हाँ, और इस साल जो आपका 2023 के अंदर T20 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है, ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा है। T20 वुमेन अंडर 90 वर्ल्ड कप भी हुआ है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में ही हुआ है, जहां इंडिया विजेता रहा है। तो ये सब तो कुछ कॉमन पार्ट हो गए जो खेल के हैं। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये आपका कहाँ पे होगा, तो गोवा के अंदर होगा। ये सब बता चुके हैं, इसीलिए मैं इससे हट के क्वेश्चन रखा हूँ। तो 2023 में एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप भी होने वाली है, जो आपका दक्षिण कोरिया में आयोजित कराए जाएंगे। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी भी आपके एग्जाम में कभी कभी जब एग्जामिनर फुर्सत में हो तो पूछ लेता है, तो सियोल है। ठीक है, इसके अलावा 2023 में वोमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसमें निखत जरीन जो है 2022 में उपलब्धि हासिल की थी गोल्ड जीत के, और निखत जरीन कहाँ की है ये भी पूछा जाता है, तो तेलंगाना का है। तो 2022 वाला तो दिन गया, और 2023 में अभी हुआ नहीं है, लेकिन कहाँ होगा तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने न्यू दिल्ली के अंदर होगी। और जो भी चीज इंडिया में स्थापित होते हैं उनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। 2022 में मेंस एशिया हॉकी कप, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर अलग से करता है कि एशिया कप किससे संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। तो 2022 में जो मेंस एशिया हॉकी कप का आयोजन हुआ है ये इंडोनेशिया में हुआ है। इसका विजेता और उपविजेता अभी सुरक्षित है पूछे जाने के लिए। तो 2022 में जो मेंस हॉकी कप का जो एशिया कप का जो आयोजन हुआ इंडोनेशिया में, इसमें विजेता रहा था साउथ कोरिया और उपविजेता रहा है मलेशिया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को प्रतिवर्ष जो है विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मार्च को ध्यान रखिएगा विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, है ना। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, जो अभी हाल में ही मनाया गया है आपका अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। तो 22 मार्च और 22 अप्रैल में जो है जल और पृथ्वी दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो याद रख सकते हैं। इसके अलावा 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। इसके अलावा 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है, जो सीएचएसएल में 3 टाइम पूछा गया इस बार। ठीक है, ओजोन डे 3 टाइम पूछा गया, 3 शिफ्ट में पूछा गया। 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का सूत्र भी आपसे पूछ लेता है, तो ओ कैसे 3 होता है, ओ 3 होता है ना। ओजोन जो है हमारी रक्षा परावैंगनिक किरणों से, अल्ट्रावायलेट रेज से करता है। इसके अलावा ओजोन परत को जो क्षति पहुंचाने का काम करता है सीएफसी करता है, क्लोरो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण जो है ये फ्रियोन गैस जो हम फ्रिज में यूज करते हैं यहीं से जो है निर्माण होता है। ठीक है, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं, वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। और आर्द्र भूमि पर जो सम्मेलन हुआ था उसका नाम है रामसर सम्मेलन। रामसर साइट इंडिया में कितने हैं वर्तमान में? तो 75 हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहला रामसर साइट जो इंडिया में शामिल हुआ था ये आपका चिल्का झील है जो उड़ीसा में खारे पानी की झील है। तो ये जो है सबसे पहले शामिल हुआ था आपका रामसर में। इसके अलावा किस त्योहार को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? तो त्योहारों का त्योहार जो है ये हॉर्नबिल को कहा जाता है। हॉर्नबिल नागालैंड का प्रमुख त्योहार है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल एक्चुअली नागालैंड का राजकीय पक्षी है और त्योहार भी है जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसके अलावा एक त्योहार उधर का लोसांग है जो आपके सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम, देखिए सिक्किम में भी 100 है और लोसांग में भी 100 है। और एक है आपका लोसार है जम्मू कश्मीर या लद्दाख। और साथ ही साथ लोसार जो है अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकता है और हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है क्योंकि ये बौद्ध धर्म के लोग के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसांग और लोसार जो है अलग अलग से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बतुकम्मा त्यौहार जो है ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। बतुकम्मा और बोनालू उत्सव भी आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। मेदराम जात्रा त्यौहार ये भी आपका तेलंगाना में मनाया जाने वाला त्योहारों में से है। बतुकम्मा त्योहारों को जो है फूलों का त्योहार कहा जाता है। फूलों का त्योहार कहा जाता है बतुकम्मा को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक आपका फुलदेई त्योहार भी होता है, फुलदेई त्योहार जो आपका उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है ना। और एक आपका बतुकम्मा है जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। तो सभी बातों को जो है स्पष्ट रूप से याद रखेंगे ताकि एग्जाम में जो है याद रहते हुए भी गलती ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज याद है और गलती हो गया, मिलता जुलता आ गया, तो है ना। तो ऐसे नहीं करना है। सबसे ज्यादा बारिश किस पहाड़ी में होती है इंडिया के अंदर? तो सबसे ज्यादा बारिश जो है ये मेघालय के गारो खासी जयंतिया, ये जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है यहाँ पे होती है। ये तीनों ही पहाड़ी आपका मेघालय में स्थित है, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया जो है जनजाति भी है वहाँ का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ विश्व में जो सबसे अधिक रेन वाला स्थान है ये भी आपका मासिन राम है। ठीक है, जो मेघालय में स्थित है। पहले जो है सबसे अधिक बारिश वाला स्थान जो है चेरापूंजी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बाद में अब आंका गया है कि मासिन राम में दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? देखिए सबसे नवीन पर्वत जो है ये विश्व में, भारत ही नहीं विश्व में सबसे नवीन पर्वत का उदाहरण जो है हिमालय श्रेणी के पर्वत है। ये कोई 20-30 हजार करोड़ वर्ष पुराना है और पर्वत उर्वत के लिए जो है करोड़ों में वर्ष कोई नई बात नहीं है। तो ये सबसे नया पर्वत है आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिमालय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सतपुरा, माउंट आबू कहाँ पे है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, राजस्थान में। और सतपुरा की श्रेणी की अधिकांश फैलाव कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर है। अनाईमुदी कहाँ पर है? केरल में है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी। साउथ इंडिया की हाईएस्ट चोटी है, हाईएस्ट पीक है आपका कौन सा? अनाईमुदी। तो ये सभी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। सतपुरा एमपी में है, माउंट आबू जो है राजस्थान में है, अनाईमुदी जो है केरल में है जो साउथ इंडिया के हाईएस्ट पीक है, और हिमालय सबसे इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है जो नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। अब देखिए पर्वत जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बलित या युवा पर्वत है ना, इसे मोरदार पर्वत भी कहते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। एक ब्लॉक पर्वत होता है और एक ज्वालामुखी पर्वत होता है। ठीक है, पर्वत भी 3 प्रकार के होते हैं। विश्व के अधिकांश ऊंचे पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है, जैसे हिमालय है, आल्पस है, रॉकी है। ये सब आपके कैसे पर्वत हैं? बलित पर्वत के। बलित पर्वत अगर आपको सही में समझ में नहीं आ रहा है मतलब सीधे से, तो आप ऐसे समझिए जो पर्वत लाइव है ना उसे बलित पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय वगैरह लाइव है, जीवंत है ना। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है यह हिमालय श्रृंखला की माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ये भी क्वेश्चन कई बार एसएससी में देखा गया है। तो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे? जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ये भी सीएचएसएल में पूछा गया है, सागर माथा किसे कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल के अंदर सागर माथा कहा जाता है, जिसकी टोटल हाइट जो है 8850 मीटर लेटेस्ट में आंका गया है।
है, अब तो 88-50.5 हो गया है। ठीक है, पहले कभी ये 88-48 मीटर हुआ करता था, क्योंकि ये बढ़ रहा है और ये बहुत सालों में यानी सैकड़ों सालों में जो है 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इस प्रकार से 88-50.5 हो गया है, लेकिन अभी भी आपको 88-50 याद रखना है। भारत के जो गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे केटू कहा जाता है, ये भारत के लिए सबसे ऊंची पर्वत जो है आपका चोटी है और दुनिया के लिए दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा जो आपके सिक्किम में स्थित है, कहां पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये भारत की दूसरी सबसे टॉप पीक है, ऊंचाई वाला हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड में थर्ड सबसे ऊंचाई वाला पीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई पीक में माउंट एवरेस्ट, केटू और आपका कंचनजंगा 1 2 3 ऊंचाई के हिसाब से, है ना। इसके अलावा जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है दुनिया में, ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिकी महादेश में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से एंडीज से एक प्रकार से नाम मिलता जुलता है एंजील। एंजील जलप्रपात जो है ये दुनिया के सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो आपका वेनेजुएला में स्थित है। अगर आपको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछ लिया जाए तो कूचिकल जलप्रपात बताना है जो आपका कर्नाटक में बराही नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा को समाप्त करनी पड़ी थी? जो क्वेश्चन का सीट है उल्टा पुल्टा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको तो पढ़ने से मतलब है ना। चंपारण विद्रोह के कारण जो अंग्रेजों की कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तो ये प्रथा थी आपकी तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति जो है उस समय अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, जिसमें 1/3 भूमि पे जो है 1/3 लैंड पे जो है आपका नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था किसानों के लिए, जो किसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम से वहां का एक जो है नागरिक जो आपका जिनका नाम राजकुमार शुक्ल होता है, महात्मा गांधी को आमंत्रण भेजते हैं बिहार के चंपारण आने के लिए और इस घटना से जो है निजात दिलाने के लिए। गांधी जी भी इसमें सक्रिय हुए और चंपारण सत्याग्रह में भाग लेकर गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, इसके बाद ये उनका प्रथम सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह, जो बिहार में हुआ था अप्रैल 1917 में। और इसके तहत तिनकठिया पद्धति जो नील की खेती से संबंधित है उनको समाप्त किया गया था। ठीक है, इसके अलावा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे ये भी पॉइंट यहाँ पे लिखा है। 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 2023 में जो प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया है, मतलब प्रवासी दिवस सप्ताह, वैसे तो पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, तो इंदौर में किया गया है, जहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट के रूप में आया था। इंदौर में ही एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस टर्मिनल का जो है मतलब स्थापित किए गए हैं। इंदौर जो है इंडिया में स्वच्छता रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे रहने वाला शहर है, जो लगातार छठी टाइम ये खिताब हासिल किए हैं। इसके अलावा एक प्रश्न अभी आपसे पूछा गया था CHSL में कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो उनका उम्र क्या था? तो आजकल के हिसाब से अगर 1915 तक अगर माने तो गांधी जी की उम्र 45 वर्ष 3 महीने समथिंग डे होता है, लेकिन 45 ऑप्शन में नहीं था, इसलिए लगभग 46 वर्ष जो है इसका आंसर करके जिन्होंने भी आया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आंसर सीट आ गया है शायद CHSL का, अपना अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार जो है, यानी जो मौलिक अधिकार के प्रावधान है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने का जो अधिकार है, जो मीडिया का अधिकार है, वो कौन से आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 19 के क में है। देखिए मैंने बताया था कि 19 में मुख्य रूप से जो है तो वैसे 8 भाग, लेकिन 6 भाग को आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, मैंने ये 6 को यहाँ पे रख लिया है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन कई दफा पूछे गए हैं कि जैसे आप इंडिया में कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हमें पता है कि 19 के तहत छूट है, लेकिन 19 के कौन से पार्ट के तहत छूट है तो ये पता नहीं रहेगा, फिर भी गलती हो जाएगा, तो याद रहते हुए भी काम नहीं आएगा। इसीलिए 6 भाग को अच्छे से देख लीजिए। जो पहला भाग है 19 के 1 का ए, इसके तहत जो है बोलने और अभिव्यक्ति का अधिकार है। जो 1 का बी है, ये शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार करने से, जो बैठक सभा वगैरह होता है निहत्था मतलब बिना हथियार का, ये हमारा 19 का बी जो है 1 का बी देता है अधिकार, यानी 19 का बी। ठीक है, इसके अलावा संगम या संघ या सहकारी समिति का बनाने का जो अधिकार है 19 के सी में है। 19 के डी में कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण, आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये 19 के डी देता है इस प्रकार का पावर। भारत में किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हैं, ये 19 का ई देता है पावर। पहले ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था, लेकिन अब लागू होने लगा है क्योंकि 370 ही हट गए, है ना। इसके अलावा जो कहीं भी आप व्यापार कर लेते हैं, ये आपका 19 का जी देता है पावर। तो ये 6 मुख्य रूप से आप याद रखेंगे।
इसके अलावा अगला प्रश्न करंट सेक्शन से है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक इकाई है कि उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है। अब जो भी पीएम बाबा उद्घाटन करते हैं ये क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए बहुत पसंदीदा बनता है, क्योंकि इससे भी तो पता चले दुनिया को कि भाई यहाँ पे जो है इस चीज का निर्माण कराए गए हैं मोदी साहब के द्वारा, तो ये भी एक क्लू है ना। तो जो आपका सबसे बड़े हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री होगी, इसका निर्माण जो है आपका कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक में जो है इसका निर्माण कराया गया है और कर्नाटक में वो जगह का नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। कर्नाटक में वो जगह का नाम क्या है, तुमकुरु नाम है जगह का। क्या नाम है? तुमकुरु, इस प्रकार का जगह का नाम है, जहां पे हाल का एक इकाई होगा जो हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करने का काम करेगा और साल में इसका लक्ष्य है 30 हेलीकॉप्टर बनाने का। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा रहेगा आने वाले शिफ्ट में लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जगह पे हाल की एक इकाई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का जो है मतलब उद्घाटन किए हैं। तो आप कर्नाटक के तुमकुरु में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न, जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, क्योंकि जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा ये अक्टूबर 2023 में गोवा के अंदर होगा, तो यहां से तो सिर्फ यही वेन्यू ही पूछे जाएंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय खेल हो गया है उनसे रिलेटेड सीएचएसएल में सब दिन क्वेश्चन पूछा गया, तो जो सीआरपीएफ का एग्जाम है उसमें भी पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो 2022 में जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है ये आपका गुजरात में हुआ है, और गुजरात के कितने शहर में हुए हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो 6 शहर में। आज जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में हुआ है ये मध्य प्रदेश के 8 शहर में हुआ है। तो इन दोनों बात शहरों के रिलेटेड में जरूर याद रखेंगे। और जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इंडिया के भुवनेश्वर में हुआ है, ये 2 शहरों में हुआ है, राउरकेला और भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये तीनों जो खेल हुआ है उनके शहरों का नाम आप जरूर याद रखेंगे कि कितने शहर में हुए हैं। शहर का नाम नहीं पूछता है, लेकिन कितने शहर में आयोजित कराए गए हैं ये पूछता है, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कितने खेल शामिल थे, तो 36 खेल शामिल थे, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक जो पदक सबसे अधिक पदक सर्विसेज ने जीता, ये गलत है, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। सबसे अधिक पदक की बात करेंगे तो 140 पदक के साथ महाराष्ट्र जो है टॉप पे रहा था, लेकिन सबसे अधिक गोल्ड पदक जो है स्वर्ण पदक, सबसे अधिक स्वर्ण पदक जो है उल्टा हो गया, सबसे अधिक स्वर्ण पदक जो है ये सर्विसेज टीम ने जीता है, सर्विसेज टीम, ठीक है। तो इसीलिए इसे विजेता घोषित किया गया है सर्विसेज को, तो ये पॉइंट को उल्टा कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। सर्विसेज जो है सबसे ज्यादा गोल्ड जीतकर जो है टॉप स्थान पे रहा ओवरऑल, यह और सर्विसेज जो है टोटल 128 पदक प्राप्त किए थे, और जो महाराष्ट्र है 140 पदक प्राप्त किए थे, लेकिन इसकी गोल्ड की क्वांटिटी कम थी, इसीलिए इसे सेकंड घोषित किया गया, ठीक है। इस खेल का शुभंकर जो है सवाज था। सवाज मतलब होता है बाघ का बच्चा, ठीक है। सवाज मतलब होता है बाघ का बच्चा गुजराती भाषा में, तो इनका शुभंकर मस्कट तैयार किया गया था। 2023 में जो राष्ट्रीय खेल होगी ये गोवा के अंदर होगी, ये तो पहले भी आपको पता है। इसके अलावा सूत्र से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बेकिंग सोडा का सूत्र, धोबन सोडा का सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र, तो मैंने सूत्र की कड़ी को भी रख लिया है यहाँ पे कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे एल्कीन एक तो एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, और एक होता है आपका एल्काइन। तो इन तीनों का बेसिक फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। अब n का वैल्यू आप अगर 1 पुट करेंगे तो C हो जाएगा, और दूधना का 4 2 6, 1 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो CH4 हो जाएगा। तो CH4 होता है मीथेन, फिर 2 पुट करोगे तो इथेन, 3 करोगे तो प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, इस प्रकार से चलता रहता है ना। तो ये एल्केन का बेसिक सूत्र है CnH2n+2। एल्कीन का जो होता है दोस्तों ये होता है CnH2n डायरेक्ट, ठीक है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। और एल्काइन का जो होता है CnH2n-2, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये तीनों सूत्र जो है आपको एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा जो एल्कीन एल्काइन का सूत्र मैंने बता ही दिया, और एल्केन का जो है ये प्रश्न ही है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र भी आपको आना चाहिए, जिसे व्यंजक चूर्ण कहते हैं, है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर का होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaO, और Cl का जो है हॉल ट्वाइस होता है, ठीक है। तो ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, इसका रासायनिक नाम है, और बाजारी नाम जो है ये ब्लीचिंग पाउडर है या व्यंजक चूर्ण है, जिसे हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक के रूप में, ठीक है। इसके अलावा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाता है NaHCO3 होता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और एक होता है धोबन सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। एक होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एक होता है आपका साधारण
साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। एक होता है आपका जो आपका एक और पूछा जाता है एसिटिक एसिड का फार्मूला पूछा जाता है CH3COOH, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कहीं भी पहचानने के लिए कि लास्ट में OH ग्रुप ऐड है तो आप समझ जाइए कि ये एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल है। अगर लास्ट में OH ग्रुप है तो, और लास्ट में O ग्रुप है खाली तो समझिए ये कीटोन है, ठीक है। तो ये दोनों पहचानने के भी तरीके हैं। CHCl या फिर CGL में कई बार ये क्वेश्चन देखे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कीटोन ग्रुप है और कौन सा एल्कोहल ग्रुप है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। जो जहां तक ध्यान मुझे आता जाएगा सब कुछ बताऊंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन इतने कॉमन है लेकिन पता नहीं एग्जामिनर को क्या मिलता है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे, जो आर्टिकल 51 के ए तथा भाग 4 के ए में रखे गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो आपका कहां पर रखा गया है, तो सेम है 51 के ए में रखा गया है और भाग 4 के ए में रखा गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य जो है संबंधित समिति कौन सा है, तो स्वर्ण सिंह समिति है। और मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है रूस के संविधान से। देखिए मौलिक कर्तव्य जो लास्ट वाला जुड़ा है ये शिक्षा से संबंधित जुड़ा है, और शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार भी है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो इसके लिए एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा शिक्षा से, ठीक है। और जो शिक्षा का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, ये से आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य बना कि भाई दिलाना भी कर्तव्य है, तो ये 51 के ए में रखा गया है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, कर्तव्य अलग जगह है और जो अधिकार है ये आपका 12 से 35 तक के बीच में ही हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं जो मौलिक अधिकार के आर्टिकल है ये 12 से 35 तक के बीच में ही हो सकता है, तो 21 के ए में रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा हाल फिलहाल की घटना से एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि विस्तारा एयरलाइंस, आपने विस्तारा एयरलाइंस का नाम सुना होगा। विस्तारा एयरलाइंस जो बहुत अच्छा सुविधा देने के लिए इंडिया में जानी जाती है, और ये इंडिया प्लस सिंगापुर का जो है एक कंपनी, दोनों मिलके जो है ज्वाइंट कंपनी था ये विस्तारा, है ना। तो इसका विलय हो गया है अब। तो जैसे बैंक का विलय होता है तो क्वेश्चन काफी टॉप पे रहता है, उसी प्रकार से एयरलाइंस का विलय हो गया है। मैंने तो क्वेश्चन SSC में ये भी देखा है कि कोटक महिंद्रा जो है किसके साथ विलय करने की बात कही थी, इस प्रकार की भी क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा, इसे VVI करके रखिएगा, ठीक है। तो विस्तारा एयरलाइंस की जो विलय है ये किस वायुयान कंपनी में होगी, तो ये आपका एयर इंडिया में हो गया। और आपको पता होगा कि अब एयर इंडिया जो है ये भारत सरकार की कंपनी नहीं रही, अब ये कंपनी का जो स्वामित्व है ये टाटा समूह के पास फिर से आ गया है। पहले जब एयर इंडिया जब बना था तब भी JRD टाटा के द्वारा ही शुरू किया गया था, जो टाटा संघ के प्रमुख भी थे, है ना। और बाद में इसे जो भारत सरकार है आजादी के बाद अपने अंडर ले लिया था, और फिर से जो है अभी हाल फिलहाल में ही ये टाटा को फिर से पिछले साल सौंप दिया गया था। तो अब ये जो है फिर से एयर इंडिया जो है टाटा का हो गया है, और इसी में विस्तारा का विलय हो जाएगा। विस्तारा का विलय होने से जो आपका एयर इंडिया है इसमें 25% विस्तारा का हिस्सेदारी रहेगा और 75% टाटा समूह का हिस्सेदारी रहेगा। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और विस्तारा एयरलाइंस किस देश की कंपनी जो है सहयोग से स्थापित किया गया था, तो सिंगापुर बता दीजिएगा। तो अब एयर इंडिया में भी सिंगापुर का हिस्सा रहेगा 25%, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं किया गया है वैज्ञानिक नाम के साथ, तो धान का नाम है होरिजोन एस्टिवेट, ये एकदम सही है। गेहूं का नाम है टेट्रिकियम एस्टिवियम, ये भी एकदम सही है। कॉफी का नाम है कोफिया अरेबिका, ये भी सही है। देखिए कॉफी के भी कितने प्रकार के इंडिया में होते हैं, ठीक है। रेड बुस्टा होता है, अरेबिका होता है, कॉफी के भी कई प्रकार होते हैं। तो कॉफी का कोफिया अरेबिका इनका नाम भी है, तो ये एकदम सही है वैज्ञानिक नाम के साथ। अंगूर का होता है सिट्रस सेनेंसिस, ये नहीं जमा, सिट्रस जो होता है सिट्रस सेनेंसिस, ये आपका ऑरेंज का होता है वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो ऑरेंज का जो है नाम जो है आपका सिट्रस सेनेंसिस है। अंगूर का नाम जो है बीटीएस, इस प्रकार से होता है, बीटीएस होता है, हाँ सही बात है। अंगूर का नाम जो है वैज्ञानिक नाम बीटीएस होता है ना। तो ये ध्यान आपको रखेंगे। जैसे बीटी कल्चर आपने नाम सुना होगा, बीटी कल्चर, तो बीटी कल्चर में किसका खेती होता है, अंगूर का खेती होता है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। इसके अलावा ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम बता ही दिया, सिट्रस सेनेंसिस है। द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे
पूछा जाता है बायो के अंदर, तो द्विनाम पद्धति के जनक जो है ये आपका कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, यानी कैरोलस लिनियस को जो है द्विनाम पद्धति का पिता कहा जाता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, ये तो आप जानते ही हैं। विश्व का सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है? देखिए विश्व में 3 रेगिस्तान आपके एग्जाम में आता है। एक तो सहारा आता है जो दुनिया की सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो आपका नॉर्थ अफ्रीका में है। एक आपका गोबी आता है जो आपका एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो आपका मंगोलिया और चाइना में कुछ पार्ट है। एक आपका तीसरा थार आता है, थार जो भारत के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर इसका कुछ पार्ट फैला हुआ है जो राजस्थान के दायरे में है। इसके अलावा एक जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे छोटा रेगिस्तान कौन सा है, तो डेजर्ट कॉर्क्रॉस, डेजर्ट कॉर्क्रॉस ऑप्शन में 1 नंबर में दिया गया है। डेजर्ट कॉर्क्रॉस जो कनाडा के अंदर स्थित है, कहाँ स्थित है? कनाडा के अंदर स्थित है आपका विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल जो डेजर्ट कॉर्क्रॉस डेजर्ट है, जो आपका कनाडा के अंदर स्थित है, जिसका महज 1 वर्ग मील जो है आपका क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। इसका जो ये नहीं याद रखना है, क्योंकि ये नहीं पूछेगा कि कितना लंबा कितना चौड़ा है, सिर्फ यही पूछता है सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, एशिया में सबसे बड़ा कौन, इंडिया में सबसे बड़ा कौन, विश्व में सबसे बड़ा कौन। ठीक है, तो एशिया में सबसे बड़ा हो जाएगा गोबी, इंडिया में सबसे बड़ा हो जाएगा थार, और विश्व में सबसे बड़ा हो जाएगा सहारा। ठीक है, और जो विश्व में सबसे छोटा है डेजर्ट कॉर्क्रॉस। और मैंने कल ही बताया था कि जो मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उसे किस प्रकार के पौधे कहा जाता है, तो जीरोफाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट। जीरोफाइट पौधा कहा जाता है आपका, जो आपका मरुस्थल में उगने का काम करता है। कंटीली पौधा होता है क्योंकि इसमें जल की जो है अभाव होती है मरुस्थल के अंदर, तो उसके पत्ते वगैरह पनप ही नहीं पाते हैं और कांटेदारी झाड़ी की तरह जो है वृक्ष निकलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है जीरोफाइट पौधा। तो दोस्तों ये थे हमारे द्वारा सुझाया गया आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पॉलिटी का वीडियो जो है 1-2 दिन में आ जाएगा, और आज हो सकता है तो हिस्ट्री का पार्ट 2 आएगा, जहां पे आपको 5 टॉपिक कवर कराए जाएंगे। पार्ट 1 पहले ही हमने मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है अच्छे से देखते रहिए, आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिट देगा। जिस प्रकार से मैं एनालिसिस में आपको बेनिफिट करवा के देता हूं, या जो एग्जाम फ्रेश आएगा उसमें भी करवा के दूंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।